सर जैसे आजकल एक ट्रेंड चल रहा है हमारे देश के अंदर, शादीशुदा महिलाओं के ऊपर बहुत अत्याचार हो रहा है। कई जगह तो ऐसे ऐसे केस आए कि ससुराल में ही महिलाओं को मार दिया गया। इस तरीके की ट्रेंड को आप किस तरीके से देखते हैं? कि सबसे पहले तो इसको ट्रेंड नहीं में एक बड़ा ही मिसफॉर्चुनेट इंसिडेंट कहेंगे जी। दहेज प्रथा वैसे तो बड़ी ही बुरी चीज़ है, पर समाज में कोई भी ऐसा तबका नहीं है जो इससे बच के रहता हो। जैसे कोई महिला किसी भी तरह का कोई गंभीर आरोप लगा देती है तो क्या उनको कोई एविडेंस देना पड़ता है या विदाउट एविडेंस, उनके पास कोई एविडेंस भी नहीं है, किसी महिला ने किसी के ऊपर गंभीर आरोप लगा दिया कि इन्होंने मेरे को गलत तरीके से छुआ है, तो क्या वो भी एक केस माना जाता है? हाँ बिल्कुल माना जाता है। देख तो उस समय क्या होता है, प्राइमा फेसाई एलिगेशन देखा जाता है कि जो शब्दों का प्रयोग महिला ने कंप्लेन में किया है क्या उसके अनुसार केस बनता है या नहीं बनता है। अच्छा, जो सामने वाला बंदा फॉल्स केस लगा देता है, जिसने केस लगाया उसके ऊपर क्या होता है हमारे कोर्ट, हमारे जुडिशरी के अंदर? इसमें क्या होता है, जब मान लीजिए किसी ने कोई झूठा केस किया है और एक आदमी के खिलाफ केस चला, केस चलने के बाद उस आदमी को दो तरीके से बरी किया जाता है। एक तो होता है ऑनरेबल एक्विटल, या फिर नंबर 2 कोर्ट एक्विट करती है इन बेनिफिट ऑफ डाउट। सर जैसे आजकल हमारे देश में ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है, देश में बहुत तादाद पे हर जगह पे हो रहे हैं। मैंने देखा है काफ़ी ऐसे केस हुए हैं कि जो अक्यूज था उसको काफ़ी जल्दी बेल मिल जा रही है, तो इसमें क्या रीजंस होता है कि उसको इतनी जल्दी बेल मिलने की, क्या इतनी जल्दी आसानी से बेल मिल जाती है? शब्द का अगर हम प्रयोग करें तो उसके बहुत सारे मायने हो। ऐसे केसेस में बेल नहीं मिलती है लोगों को, उनको हेलो दोस्तों, मैं भूपेंद्र कुमार, आपका होस्ट गो बिजनेस इंडिया स्टूडियो से। दोस्तों, आज हम आपके सामने एक ऐसा पॉडकास्ट लेके आए हैं। इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे हर इंसान की एक लीगल राइट्स के ऊपर, एक आम आदमी के क्या अधिकार हैं उसके ऊपर आज हम बात करेंगे, और जो विषय चल रहे हैं हमारे देश के अंदर उन पर भी आज हम चर्चा करेंगे, चाहे वो डिवोर्स हो, चाहे वो हो या किसी महिला का शादी के बाद जो उसके ऊपर भी आज हम बात करेंगे। और हमारे जो आज के मेहमान हैं मिस्टर रवि दरार एडवोकेट हैं, जो कि एक क्रिमिनल लॉयर हैं और काफ़ी वर्षों से काफ़ी अच्छी तरीके से अपनी लीगल सर्विसेज पूरे देश और देश के अंदर देते हैं। सर जैसे आजकल एक ट्रेंड चल रहा है हमारे देश के अंदर, शादीशुदा महिलाओं के ऊपर बहुत अत्याचार हो रहे हैं। कई जगह तो ऐसे ऐसे केस आए कि ससुराल में ही महिलाओं को मार दिया गया। इस तरीके की ट्रेंड को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो इसको ट्रेंड नहीं में एक बड़ा ही मिसफॉर्चुनेट इंसिडेंट कहेंगे जी, जो आज भी हमारे समाज में हो रहे हैं। अभी रिसेंटली अगर हम बात करें तो जो मध्य प्रदेश में हुआ है, बिल्कुल जी। दहेज प्रथा वैसे तो बड़ी ही बुरी चीज़ है, पर समाज में कोई भी ऐसा तबका नहीं है जो इससे बच के रहता हो। बिल्कुल सही बात। मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो जहाँ पे जो सुसाइड का केस हुआ है उसमें उनकी सास खुद एक रिटायर्ड जज है। जी बिल्कुल सर। बट न जाने उनके घर में ऐसी क्या परिस्थितियाँ रही होंगी जिनके कारण उनको सुसाइड करना पड़ा या फिर उनका मर्डर हुआ है। वो जो भी है इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, उस पर हम ज़्यादा कमेंट नहीं कर सकते। बट ये लगातार होता जा रहा है। अब ये सामने आया है कि आप जैसे लोग हैं और मीडिया के कुछ लोग हैं जिसके कारण ये चीज़ सामने आती जा रही है। नोएडा में भी हमने इंसिडेंट देखा और मध्य प्रदेश में भी देखा है। और अच्छी बात है कि मीडिया के थ्रू इन चीज़ों के रिगार्डिंग अवेयरनेस हो रही है और लोगों का पता चल रहा है कि हाँ, समाज में आज भी ये कुरूपता जारी है। बिल्कुल सही बात है सर। जैसे आजकल बहुत जो अपनी पावर का मिसयूज़ करते हैं, बहुत सारी चीज़ों को, एविडेंस को छिपा देते हैं, बहुत तरीके से दबाया जाता है। इस तरीके के लोगों के लिए अब हम जैसे आम जनता है, हमारे लिए तो कुछ वैल्यूएशन है नहीं, लेकिन वो जो हाई पावर पे, बहुत हाई पोस्ट पे बैठे हुए या उनके पास इतनी पावर है कि वो बहुत कुछ कर सकते हैं, तो उन लोगों के लिए फिर हमारे लिए कानून सिस्टम कैसे काम करता है? देखिए, कानून तो खैर सबके लिए बराबर है। आपका कहना बिल्कुल ठीक है कि कुछ लोग होते हैं जो गलत रास्ते पर ही चलते हैं और वो मिसयूज़ करते हैं अपनी पावर्स का। बट उसके लिए जो भी विक्टिम है उनको भी थोड़ा सा एक्टिव होना पड़ता है। न्याय अपने आप नहीं मिलता, न्याय भी लेना ही पड़ता है। तो उसके लिए विक्टिम को भी खुद एक्टिव हो, वो खुद जाए अपने लॉयर से मिले, इंटरनेट के माध्यम से, जैसे आपका पॉडकास्ट है, और भी बहुत सारे आजकल ऑनलाइन चीज़ें अवेलेबल हैं जिनके थ्रू लोग अवेयर हो सकते हैं। और ऐसा नहीं कि कोई चीज़ छुपा दी गई। जुडिशरी के सामने जैसे ही कोई केस जाता है
और वहाँ एक पेज की अगर कोई एप्लीकेशन लिख दी जाती है तो जज साहब उस पर प्रोएक्टिव होकर एक्शन लेते हैं और कोई भी छुपी हुई चीज़ कितनी भी गहराई में क्यों ना हो वो बाहर जरूर आती है एक ना एक दिन। बिल्कुल, मतलब हमें हर आदमी को अपने लीगल एडवोकेट के माध्यम से अपना केस कोर्ट तक लेके जरूर जाना चाहिए, चाहे सामने वाला कितना भी पावरफुल। जी एग्जैक्टली अगर आप विक्टिम हैं तो आपको पब्लिक प्रोसिक्यूटर मिलते हैं, सरकार के खुद वकील होते हैं जो आपकी खुद मदद करेंगे। आपको जाकर उनको बताना होगा कि जी ऐसे ऐसे कुछ चीज़ें पुलिस ने दबाई हैं और ये मेरे हक की हैं, इनको कैसे न कैसे करके सामने लेकर आया जाए। बिल्कुल सर। सर जैसे आजकल मुझे उन महिलाओं के बारे में आपसे जानना है कि जैसे मान लीजिए किसी महिला के ऊपर अत्याचार हो रहा है, बहुत सारे केस ऐसे हुए कि महिलाएं अत्याचार हो रहा है लेकिन वो आगे अपने घर वालों को भी बता रही हैं, लेकिन घर वाले भी कुछ खास उनके लिए स्टैंड नहीं ले रहे हैं। तो उन महिलाओं को अगर उनके साथ कोई अत्याचार हो रहा है, उनको लग रहा है कि उनकी जिंदगी एक तरीके से बर्बाद हो रही है जिस घर में वो रह रही हैं, उनको उस समय क्या अपने लीगल राइट्स का उपयोग करना चाहिए? देखिए आपका कहना बिल्कुल ठीक है। शादी करके जब कोई माँ बाप अपनी बेटी को एक पराये घर में भेजते हैं तो वो बिल्कुल नहीं चाहते ऐसा कोई इंसिडेंट हो। अगर कोई इंसिडेंट होता है तो मीडिएशन होती है आपस में, घर वाले फिर भी उसको ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। राइट। बट वही एक छोटी सी घटना कुछ तू मैं होती है, वो हाथापाई पे आ जाए और वो लगातार होती रहे, वो एक कॉन्टिन्यूस क्रूएलिटी और हरासमेंट बन जाए, तो फिर विक्टिम के पास राइट है कि वो जाए, CAW सेल होता है, वुमेन सेल होती है, वहाँ जाकर अपनी कंप्लेन करें। कंप्लेन जब वो करते हैं तो वहाँ उनकी काउंसलिंग होती है। ऐसा नहीं कि जाते ही कोई FIR होगी और कोई ऐसा स्ट्रिक्ट एक्शन होगा। काउंसलिंग में लड़की के घर वालों को, लड़के के घर वालों को बुलाया जाता है, उनको समझाया जाता है और कई महीने तक काउंसलिंग चलती है। इस तरीके से प्रोसेस कर सकते हैं वो। ठीक है। अगर उसके बाद भी चीज़ें नहीं संभले तो? उसके बाद भी नहीं संभले तो फिर डोमेस्टिक वायलेंस का केस होता है, 498A की कंप्लेन होती है। यही वुमेन सेल अगर 6 महीने तक उसमें कोई पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं आते हैं तो फिर वुमेन सेल वाले जो पिछले इंसिडेंट हुए थे उनके बिहाफ पर एक सेपरेट FIR लॉन्च करते हैं, जो लड़के और उनके घर वाले जो भी उनके जिसने भी क्रुएल्टी करी थी उसका उसमें नाम होता है। तो FIR होती है, फिर दे हैव टू सफर द कॉन्सिक्वेंसेस। सर जैसे आजकल हमने बहुत सारी जगह पर देखा है, कभी कभी महिलाएं भी किसी के घर जाके एक फॉल्स केस लगा देती हैं। दहेज का केस हो गया, बहुत सारे FIR भी झूठे तरह के केस लगा देते हैं। जैसे अब कोई भी किसी को प्रताड़ित किया जा रहा, किया भी नहीं जा रहा, लेकिन उसने फॉल्स किसी परिवार पर उल्टा केस लगा दिया। उस कंडीशन में वो परिवार क्या करे? ठीक कह रहे हैं आप। कानून तो देखिए एक पॉजिटिव तरीके से ही बनता है, बट हम बहुत सारे केसेस देखते हैं कि जिसमें उसका मिसयूज होता है। बहुत सारी लड़कियों को हम देखते हैं वो ससुर के खिलाफ, देवर के खिलाफ छेड़खानी के केस लगा देते हैं। बड़ा ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट होते हैं, पूरी फैमिली ख़राब हो जाती है। बट उसमें यही है कि जिसके पास भी जो राइट है, मान लीजिए अगर किसी ससुर के खिलाफ केस किया है तो उनको जाके पुलिस में तुरंत अपनी कंप्लेंट देनी चाहिए कि जी मेरे लड़के का और मेरी बहू का इसमें वो था, उनका आपस में कोई बातचीत थी जिसके कारण वो झूठा मुझे फंसाना चाह रहे हैं। कोई भी हमारा प्रॉपर्टी का विवाद था या मैंने कोई चीज़ अपने छोटे बेटे को दे दी, बड़े को नहीं दी, जिसके कारण मेरी बहू मेरे को झूठा फंसाना चाह रही है। ये तो हो गया बहू के रिगार्डिंग। इसके अलावा हम बहुत सारे केसेस वैसे भी देखते हैं कि किसी पड़ोसियों का प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है, कोई फाइनेंशियल डिस्प्यूट है, कोई पार्किंग का इशू है। बहुत सारे ऐसे इश्यूज होते हैं, हम सोच भी नहीं सकते कि लेडीज़ होती हैं वो फॉल्स केस लगा देती हैं छेड़खानी का, मुझे इधर छू दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। और एक शरीफ आदमी को उस केस की एगनी, मेंटल एगनी 7-8 साल तक सहनी पड़ती है। तो उसका भी यही है, इलाज तो देखिए यही है कि आपको सिर्फ और सिर्फ आपके पास लीगल माध्यम है, आपको कोर्ट में जाना होगा और वहाँ जाकर आपको साबित करना होगा कि जी मैं इस एक्टिविटी में, इस एलिगेशन में कहीं भी नहीं हूँ और असली कोज, असली रूट ये है जिसके कारण मेरे खिलाफ ये फॉल्स केस किया गया है। हाँ, चुप रहना उसका इलाज नहीं है, आपको जाना होगा और आपको बोलना होगा। जुडिशरी बड़ी हेल्पफुल होती है, डिस्चार्ज भी होते हैं लोग, केस चलने से पहले क्वेश्चन भी हो जाती है, बहुत सारे वेज होते हैं। अब डिपेंड करता है कि आपके पास क्या एविडेंसेस हैं, कौन आदमी सामने आके क्या मदद कर रहा है, नहीं कर रहा है। जैसे कोई महिला किसी भी तरह का कोई गंभीर आरोप लगा देती है तो क्या उनको कोई एविडेंस देना पड़ता है या विदाउट एविडेंस, उनके पास कोई एविडेंस भी नहीं है, किसी महिला ने किसी के ऊपर गंभीर आरोप लगा दिया कि इन्होंने मेरे को गलत तरीके से छुआ है, मान लीजिए उसके पास कोई एविडेंस नहीं है, वीडियोग्राफी नहीं है, XYZ, और वो खाली एक आरोप लगाया गया है, तो क्या वो भी एक केस माना जाता है? हाँ बिल्कुल माना जाता है। देखिए कोई केस होता है, मान लीजिए एक महिला किसी रास्ते पे जा रही है,
शाम का समय अंधेरा है, कोई आदमी आके छेड़ दे, ऐसा तो है नहीं कि महिला के पास कोई मोबाइल फोन है, 24 घंटे कोई आदमी ना ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग करता है। तो उस समय क्या होता है, प्राइमा फेसाई एलिगेशन देखा जाता है कि जो शब्दों का प्रयोग महिला ने कंप्लेन में किया है, क्या उसके अनुसार केस बनता है या नहीं बनता है। तो उसी के अनुसार जो गंभीर आरोप जो आप कह रहे हैं, उसी के अनुसार एफआईआर होती है, महिला के फिर से दोबारा मैजिस्ट्रेट साहब बयान लेते हैं, दोनों चीज पुख्ता होती है, फिर आगे केस चलता है, चार्जशीट सबमिट होती है। और जो सामने वाले पे एलिगेशंस लगाए गए तो उसको पुलिस सेम टाइम अरेस्ट कर सकती है। हाँ, जो भी कॉग्निजेबल ऑफेंसेस होते हैं, पुलिस के पास पूरा राइट होता है, एज सुन एज एफआईआर लॉन्च होती है उसके बाद पुलिस 1 मिनट के बाद उसको कभी भी अरेस्ट कर सकती है, कोई क्वेश्चन नहीं होता। और उनको जस्टिफाई करनी होती है अपनी अरेस्ट को कि जी आपके खिलाफ ये एफआईआर थी, इस महिला ने आपके खिलाफ इन शब्दों का प्रयोग किया है और हम आपको इस केस में अरेस्ट कर रहे हैं। और इस क्योंकि ऐसे केसों में कोई गवाह तो होता नहीं है सर, क्योंकि वो एक ऐसी जगह आप बता रहे हैं, मान लो फालसी केस है, किसी ने झूठे में ही आरोप में किसी को फंसाने की कोशिश की, आपने बताया प्रॉपर्टी विवाद भी हो सकता है, पड़ोसी कोई 50 तरह के विवाद हो जाते हैं आपस में। उस कंडीशन में एक विक्टिम क्या करे? विक्टिम का ये होता है कि मान लीजिए किसी ने किसी को फंसाने की कोशिश करी है, ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ उस लेडी की ही चलेगी जिसने झूठा केस किया है और विक्टिम यहाँ एक्यूज्ड ही विक्टिम बन गया देखा जाए तो वो भी अपनी प्रूफ करेगा कैसे न कैसे। जैसे आजकल साइंटिफिक एविडेंस होते हैं, कॉल डिटेल रिकॉर्ड की, जी देखिए मैं वहाँ पर नहीं था, या जी मैं अपने ऑफिस में था, आप वहाँ की सीसीटीवी देखिए। भारतीय साक्ष्य अधिनियम अभी जो नए कानून पारित हुए हैं तो उसमें इन सारी चीज़ों का एक्सप्लेनेशन दे रखा है कि भाई आपके पास कोई भी साइंटिफिक एविडेंस है, आप उसको यूज़ कीजिए और यूज़ करने के बाद आपको लगता है तो आप चार्जशीट सबमिट कीजिए, अदरवाइज उसमें कैंसिलेशन रिपोर्ट फाइल होगी। ठीक है जी। और इसके अलावा सिर्फ ऐसा नहीं कि किसी ने कह दिया तो केस ही बन गया, अब जिस आदमी के खिलाफ वो केस हुआ है वो भी प्रूफ करेगा कि जी मैं इस लेडी को नहीं जानता हूँ, या मैं जानता हूँ ये मेरी पड़ोसन है, पर ये मेरे को इस इशू के कारण इस केस में झूठा फंसा रही है, मैं क्यों किसी लेडी के साथ कोई ऐसी बदतमीजी करूँगा, मैं खुद बाल बच्चेदार परिवार वाला व्यक्ति हूँ। सोशल स्टिग्मा होता है, कलंक लग जाता है, देखा जाए तो घर में किसी की बहन की शादी है, बेटे की शादी है, तो सब उस चीज़ को फिर वो जस्टिफाई करते हैं, ऐसा नहीं है। और हमने देखा है बहुत सारा भी, मैं डाटा पढ़ रहा था, मोर देन 60% केसेस जो फॉल्स रेप केसेस होते हैं उसमें लोग एक्विट होते हैं। जी। और सर जो सामने वाला बंदा फॉल्स केस लगा देता है, जिसने केस लगाया उसके ऊपर क्या होता है हमारे कोर्ट, हमारे जुडिशरी के अंदर? इसमें क्या होता है, जब मान लीजिए किसी ने कोई झूठा केस किया है और एक आदमी के खिलाफ केस चला, केस चलने के बाद उस आदमी को 2 तरीके से बरी किया जाता है। एक तो होता है ऑनरेबल एक्विटल कि भाई इसने बिल्कुल नहीं किया है, इसका कोई दोष नहीं है, ये आदमी तो उस टाइम यहाँ था ही नहीं है, तो ऑस्ट्रेलिया में था, या एज पर सीसीटीवी या सीडीआर ये तो अपनी मौसी के घर पर था, किसी रिश्तेदार के घर पर था। ठीक है। ऑनरेबल एक्विटल जब होता है तो फिर एक्यूज्ड के पास अधिकार होता है कि भाई वो उस विक्टिम के खिलाफ केस कर सकता है कॉम्पनसेशन के लिए, भाई ये मेरी रेपुटेशन थी, आपने इसको हार्म किया है। या फिर नंबर 2, कोर्ट एक्विट करती है इन बेनिफिट ऑफ डाउट। बेनिफिट ऑफ डाउट होता है कि शायद इसने किया है या इसने नहीं किया, तो कोर्ट इज नॉट क्लियर कि किया है या नहीं किया, तो कोर्ट उसमें एक्विट करती है। तो उस समय ये कॉम्पनसेशन वाला केस या विक्टिम के खिलाफ कोई पीनल प्रोविजंस में कोई फिर वो प्रोसीडिंग्स नहीं हो पाती, क्योंकि उस समय आपको बेनिफिट ऑफ डाउट दिया गया, शायद किया है या नहीं किया। जी। सर जैसे मैंने कुछ परिवारों में ऐसा देखा है कि कुछ महिलाएं शादी से पहले मेंटली या किसी भी तरह की बीमारियों से कोई प्रॉब्लम चैलेंज फेस कर रही होती है, उनके घर वाले उस चीज़ को छिपाकर किसी दूसरे पर्सन से शादी कर देते हैं या दूसरे परिवार से रिश्ता जोड़ लेते हैं। बाद में जब रिश्ता जुड़ने के बाद उस परिवार को ये बात पता चलती है कि लड़की को कोई प्रॉब्लम है, कोई गंभीर बीमारी है और XYZ, उसके बाद वो परिवार क्या करे? उस परिवार के सामने बहुत सारी समस्या आ जाती है कि वो कंडीशन में किसी को तो मेंटली भी तक की प्रॉब्लम आ जाती है, तो उस परिवार के क्या राइट्स बनते हैं उस समय, वो क्या करना चाहिए उसको? हाँ, ये भी देखिए बड़ी गंभीर समस्या है, लोग ऐसा करते भी हैं। अब शादी के बाद जिस लड़का है या उसके माँ बाप, उनके पास तो कोई रास्ता रहता नहीं है। अब डिपेंड करता है कि उनको क्या परेशानी है और वो कितनी है। अगर वो क्यूरेबल है तो अब ऐसा भी हो सकता है कि कोई लड़की शादी होकर घर में आती है, वो ठीक थी, क्या पता बाद में प्रॉब्लम हो जाए, तो क्यूरेबिलिटी पे डिपेंड करता है, तो फैमिली को कोऑपरेट करना चाहिए। पर लगता है कि भाई क्यूरेबल नहीं है और बहुत ही हीनियस प्रॉब्लम थी उनको, तो सर एक तो उसमें होता है कि उसके खिलाफ FIR कर सकते हैं। किस लड़की के खिलाफ, उसके फैमिली के खिलाफ, लड़की के खिलाफ भी उसकी फैमिली के खिलाफ भी, जिसमें नंबर 1 तो चीटिंग बनती है और नंबर 2 क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट
बनती है कि भाई हमने ट्रस्ट किया था, आपने शादी से पहले कुछ और बताया, ठीक है, और अब वो कुछ हो रहा है, तो ये हो गया। और दूसरा होता है कि फिर लड़का जो है वो डाइवोर्स का केस भी डाल सकता है कि भी इनको अपनी साइड से कि भी इनको ये प्रॉब्लम है, क्योंकि शादी का पर्पस होता है एज पर अवर हिंदू लॉज कि हमें अपने परिवार को, खानदान को आगे बढ़ाना है, इसलिए शादी का कॉन्सेप्ट भी होता है। तो अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम है तो डाइवोर्स भी फाइल कर सकता है, इवन अदरवाइज दूसरे ग्राउंड पे भी डाइवोर्स फाइल कर सकते हैं वो। सर जैसे आजकल हमारे देश में ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है, रेप हमारे देश में बहुत तादाद पे हर जगह पे हो रहे हैं। मैंने देखा है काफ़ी ऐसे केस हुए हैं कि जो अक्यूज था उसको काफ़ी जल्दी बेल मिल जा रही है, तो इसमें क्या रीजंस होता है कि उसको इतनी जल्दी बेल मिलने की, क्या इतनी जल्दी आसानी से बेल मिल जाती है किसी रेपिस्ट को? शब्द का अगर हम प्रयोग करें तो उसके बहुत सारे मायने होते हैं, हर आदमी के लिए उसकी समझ अलग होती है। एक रेप होता है जो हीनियस क्राइम, जो 2012 में हमने निर्भया देखा, और उसके बाद भी बहुत सारे ऐसे कांड हुए हैं। ऐसे केसेस में बेल नहीं मिलती है लोगों को, उनको जेल के पीछे ही रखा जाता है और उनको सज़ा भी होती है। अब उसी डेफिनेशन को अगर हम एक्सटेंड करें तो जैसे मैं आपको एक रिसेंट एग्जांपल देता हूँ जो अभी नए लॉ में आया है, प्रोमिस टू मैरिज, कि भाई प्रोमिस टू मैरिज की, लड़के लड़की ने बातचीत करी और फिर उसने शादी नहीं करी तो लड़की ने एफआईआर करा दी रेप की। नाउ इट कम्स टू द कोर्ट, तो कोर्ट डिसाइड करेगी कि भाई लड़के ने जो प्रोमिस किया था मैरिज का, क्या वो पहले दिन से फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे उसकी नीयत लड़की को चीट करनी और उसका शारीरिक भोग करना था, या फिर उसकी इंटेंशन सच में उससे शादी करना थी। तो फिर उसमें डिफाइन करा जाता है फर्दर स्टेजेस पे कि भी जैसे लड़के लड़की का धर्म क्या था, उनकी जात पात क्या थी, या फिर लड़का लड़की शादी करना तो चाह रहे थे बट भाई लड़के को यूएस जाने की एक अपॉर्चुनिटी मिल गई जो लाइफ टाइम में नहीं मिलेगी उसको, या उसकी कहीं ऐसी जॉब भी लग गई है जो कि आउट ऑफ इंडिया है या कहीं और है। तो ऐसे में उसकी इंटेंशन तो प्रोमिस टू मैरिज की थी और मैरिज भी करना चाहता था, बट घर वालों का हो गया, सोसाइटी में ऐसी बात हो गई, या भाई जैसे किसी की छोटी बहन की शादी नहीं हो पा रही है, वो कहते भाई मैं नहीं कर सकता, मेरी बहन की शादी होगी उसी के बाद मैं मैरिज कर पाऊंगा क्योंकि हमारा सामाजिक कल्चर है, तो उसमें भी उसको रेप की कैटेगरी में नहीं लिया जाता। अब कंसेंट पे डिपेंड करता है कि कोई किसी की कंसेंट झूठ बोल कर लेता है, या सच में उनको प्यार मोहब्बत था, या उसके बाद क्या उनके लाइफ में कुछ चेंजेज आता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती है, बट आम आदमी के लिए लगता है कि भाई नहीं हो गया तो इसे, ऐसा नहीं होता। कई जगह लड़का भी गलत होता है, कई जगह लड़कियां भी गलत होती है। अब मान लीजिए किसी लड़कियां अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बातचीत कर रहे हैं, उनको फ़ोन में कुछ पता चल जाए भाई लड़की किसी और के साथ भी इन्वॉल्व है, वो समझाते हैं फिर भी नहीं मानते, फिर दोबारा गलती करते हैं। अब जब लड़का उस रिलेशनशिप से दूर जाता है तो लड़की इन ऑर्डर टू प्रेशराइज हिम झूठा रेप केस कर देती है, तो वो तो कहीं ना कहीं फंस जाते हैं उस चक्कर में। उसको फिर जुडिशरी स्क्रूटनाइज करती हैं, डिफेंस लॉयर्स होते हैं, वो हर तथ्य को, हर पहलू को, व्हाट्सएप चैट होती हैं और बहुत सारे रिकॉर्ड्स होते हैं, उसके थ्रू वो सामने लेकर आते हैं। किसी, जैसे आपने बहुत अच्छी बात बताई कि फेक केस लग जाते हैं, मान लीजिए किसी पर्सन्स को पता ही नहीं है और वो उस जगह पे भी इन्वॉल्व था ही नहीं और उसकी अचानक पता चलता है, पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती है कि आपके ऊपर रेप केस हुआ है, उस समय उसको क्या करना चाहिए? देखिए उस समय अगर इफ इज इन कस्टडी, अगर रेप केस हो गया तो पुलिस सबसे पहले कस्टडी में ही उसको ले लेगी। कस्टडी में लेने के बाद फिर वो आकर अपने वकील के थ्रू या अपने माध्यम से ही पुलिस को ये बताएगा जी आई वॉज नॉट प्रेजेंट एट दैट प्लेस ऑफ इंसिडेंट, आप मेरी कॉल डिटेल निकलवाइए, मैं तो वहाँ पर था। ठीक है, आप वहाँ के लोगों से पूछिए, पब्लिक के पर्सन से पूछिए, मैं वहाँ पर था। तो हालांकि ऐसा नहीं है, कोई किसी को कभी झूठा नहीं फंसाता, हर इंसिडेंट के पीछे कोई ना कोई एक रीज़न होता है और वही रीज़न होता है जो अल्टीमेटली कभी ना कभी सामने आता है। अनटिल एंड अनलेस केस हनी ट्रैप का ना हो, या फिर प्रॉपर्टी डिस्प्यूट चल रहा है ए और बी के बीच, और सी कोई बंदा है वो ए को कहता है कि मैं एक झूठी लड़की अरेंज करा के बी को केस में अंदर डलवा दूंगा जेल में, जब वो जेल में होगा तो तुम उनसे कॉम्प्रोमाइज़ की बातें करना, फिर वो विक्टिम आएगी, कोर्ट में आके हॉस्टाइल हो जाएगी, स्टेटमेंट बदल देगी। और ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं। इवन इन वन ऑफ माई केस, एक लड़की ने ये कह दिया कि मेरे 2 अंकल हैं, मैं जैसे ही वॉशरूम में गई थी उन्होंने दरवाज़ा तोड़ के मेरी वीडियो बनाई, मुझे चाकू और पिस्टल दिखाई। एफआईआर हो गई, कोविड का टाइम था। विद इन 3 days
लड़की ने कॉम्प्रोमाइज कर लिया उसके घर वालों ने, क्योंकि उनका प्रॉपर्टी डिस्प्यूट था, राजौरी गार्डन साइड की बात है। और जब 5वें दिन मैजिस्ट्रेट साहब के सामने बयान हुआ तो उस लड़की ने जाके कह दिया, जो कि 18 साल से कम उम्र की थी, कि नहीं मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ और मुझे गलतफहमी हो गई थी। और 4 साल के बाद वो लोग इस केस से बरी हुए, और जबकि जज साहब को भी पता चल गया था कि हाँ ये तो एक प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है, हमने डॉक्यूमेंट्स भी दिखा दिए, विद इन 4 डेज मैटर सॉर्ट आउट भी हो गया, बट फिर भी उस केस को ख़त्म होने में 4 साल लग गए। बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति हो जाती है। 4 साल में मेरे क्लाइंट का बच्चा 12th में था, 10th में था, स्कूल आना जाना होता है, पेरेंट्स को भी डर लगता है, किसी का आजकल कहीं एडमिशन कराना हो तो पेरेंट्स के भी एंटीसीडेंट्स पूछते हैं, समाज में भाई पड़ोसी भी कहते हैं भाई भतीजी के साथ ऐसा कर दिया। वो तो जो सच्चाई होती है वो बाद में आती है, बाद का बाद में करते रहिए आप। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। जैसे हमारे अगर कोई, जैसे आपने जैसे बताया कि वो लड़की ने फेक लगा दिया, आजकल बहुत सारे हमारे देश में इस तरीके के, जैसे आप तो लॉयर हैं, आपके पास तो बहुत सारी चीज़ें आती होगी, हमारे देश में बहुत सारे लोगों पर जो रेप केस लगाए जा रहे हैं, उनकी मेन रीजंस अभी प्रेजेंट टाइम में जो कोर्ट में आ रहे हैं, उनकी मेन वजह क्या आ रही है? देखिए, जो फेक केसेस की अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो कुछ लोगों का आता है सिविल डिस्प्यूट। ठीक है। जैसे मैंने आपको अभी जो एग्जांपल दिया, वो भतीजे ने 2 चाचाओं को फंसाया था। ठीक है। नंबर 2 मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट। ठीक है। 13 साल की लड़की है, वो केस आज भी अंडर ट्रायल रोहिणी कोर्ट में है। उसने अपने 2 मामा, नाना और सगी मदर के खिलाफ पोक्सो का केस करवा दिया। सगे नाना के खिलाफ? सगे नाना और 2 मामा और मदर के खिलाफ। और ये चारों के चारों लोग 1 साल से ज़्यादा तक कस्टडी में रहे थे, जुडिशियल कस्टडी में रहे थे ये। फिर इनकी बेल हुई, फिर वो विक्टिम्स आए, कोर्ट में उनके एविडेंसेस हुए, और यहाँ तक कि दूसरी कोर्ट की फाइंडिंग ये थी कि लड़की को उसकी बुआ ने गलत बहका रखा है, और वो नहीं चाहती बुआ कि माँ बाप इकट्ठे रहे और ये कुछ भी गलत काम कर सकते और झूठा केस कर सकते। वी हैव दिस फाइंडिंग, बट अब वो फाइनल स्टेज पर जाएगी। बट उस टाइम से लेकर आज तक 8 साल हो गए, ये लोग तो मुकदमा भुगत रहे। ये हो गया मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट। नंबर 3, किसी का फाइनेंशियल डिस्प्यूट है। हमारा एक केस है, उसमें भी एक मेरे क्लाइंट ने 4 चेक दे रखे थे। जिस आदमी को दे रखे थे उसने अपनी लड़की के थ्रू ये केस करवा दिया कि मैं मार्केट में स्टेशनरी शॉप पर गई थी, ये अंकल आए, मेरे तरफ बाइक घुमाने लग गए और मेरे हाथ को टच कर दिया गलत इंटेंशन से। उन्होंने पोक्सो का केस करवा दिया। और फिर हमने वो जो चेक बाउंस का केस था, जो कि हिसार में पेंडिंग था, वहाँ से डॉक्यूमेंट मंगवाए, जज साहब को दिखाए कि लड़की का फादर कोर्ट में एविडेंस देने नहीं आया है और ये रहा चेक। इस लड़की ने हमें इसलिए झूठा फंसाया है क्योंकि इसके फादर का चेक बाउंस का केस है और मैं ही उसमें कंप्लेनेंट हूँ हिसार की कोर्ट में। बट अगेन इस चीज़ को प्रूव करते करते उस आदमी को 7 साल लग गए। 7 तक तो वो जुडिशियल कस्टडी में? नहीं, जुडिशियल कस्टडी में, बट केस तो चला ना। अब इस बीच में उसको मौका मिला था दुबई जाने का, परमानेंट सेटल होने का, बट ही कुड नॉट गो देयर फॉर परमानेंटली वो जा नहीं सकता क्योंकि कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ती है कि आप इतने इतने महीने के लिए इंटरवल पे जा सकते हो। पासपोर्ट अथॉरिटीज़ में आपको ये बताना पड़ता है कि मेरे खिलाफ फलाना केस पेंडिंग है। और अगर आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जाते हो तो वहाँ भी आजकल पूरी क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स होते हैं, उसकी पूरी इंक्वायरी होती है कि भी हम नहीं रखेंगे आपको, आपके खिलाफ तो फलाना सेक्सुअल हरासमेंट का केस है। तो मॉनेटरी भी होते हैं, फाइनेंशियल भी होते हैं, सिविल भी होते हैं, सब तरीके के केसेस होते हैं। और लोग न जाने क्यों ऐसी मेंटलिटी और ये सब अपना के गलत तरीके से यूज़ करते हैं, जबकि चीज़ें लाइफ में बड़ी सिंपली शॉर्ट आउट हो सकती है, बट वो बहुत गलत मैसेज देती है। आप जिसको झूठा फंसा रहे हो उस आदमी को, उसके परिवार को, उसके दोस्तों को और उसके आसपास रहने वाले कम से कम आप 100-200 आदमियों को एक बहुत गलत मैसेज देते हो कि भाई ऐसा किसी के साथ भी हो सकता है और कोई पूछने वाला नहीं है। बेल होगी, मुकदमा फिर भी चलेगा, यू विल हैव टू सफर द कॉन्सिक्वेंसेस फॉर अ लॉन्ग टाइम। मेंटल स्टिग्मा रहता है, बहुत ज़्यादा, सोशल रहता है, सब तरीके से आदमी, और फाइनेंशियल भी, एम्प्लॉयमेंट का जो मैंने आपको बताया उसमें भी प्रॉब्लम आती है। सर जैसे एग्जांपल, जैसे आपने एक बहुत अच्छी बात कही, किसी के ऊपर केस, मान लीजिए कोई फॉल्स केस है और उस किसी पर्सन को उसमें इन्वॉल्व हो रखा है किसी केस के अंदर, अब उसको कोई ऑप्शन मिल रहा है जैसे विदेश जाने के लिए, उस कंडीशन में वो क्या अपनी राइट्स का यूज़ करके उस केस से निकल सकता है? और उस केस में मान लीजिए कभी कभी तो चार्जशीटें भी दायरे नहीं होती कई वर्षों तक, उस कंडीशन में वो क्या अपने राइट्स का यूज़ करे? उसमें क्या होता है, उसमें आदमी को खुद एक्टिव रहना पड़ता है। जैसे ही कुछ दिन हो जाए
तो उसके बाद उनको खुद एप्लीकेशन लगानी चाहिए कि भाई मेरे केस में चार्जशीट सबमिट नहीं हुई है, व्हाट इज़ द रीज़न, तो आप फटाफट मेरी इसमें चार्जशीट सबमिट कराओ। तो फिर कोर्ट आईओ से रिप्लाई मांगती है। लोग भी क्या होता है भाई एफआईआर हो गई, उनको लगता है भाई चलो पीछा छूटा, हम भी इस चीज़ से पीछे हटे, बट वो कहीं ना कहीं एफआईआर तो है ही, चार्जशीट आज नहीं 3 साल बाद सबमिट होनी है। तो बेहतर ये कि आप खुद एप्लीकेशन लगा के चार्जशीट को जल्दी सबमिट कराओ, और जो सबूत आपके पास है आप वो जो भी एविडेंस है आप उनको जल्द सामने पेश कीजिए। आपको लगता है कि आपका केस मजबूत है, आपके पास कुछ एविडेंसेज है, कोई रिकॉर्डिंग है, कॉल रिकॉर्ड है, व्हाट्सएप है, या प्लियो फैलिबी जैसे कहीं और की सीसीटीवी है, तो आप अपने केस को या तो क्रैश करा लीजिए, उसको ख़त्म कर दीजिए, वो जीरो हो जाएगा, या फिर आप उसको डिस्चार्ज की एप्लीकेशन लगा के आप उसको ख़त्म कीजिए। ये हम प्रोसेस कर सकते हैं। जी, ये प्रोसेस है। ये एप्लीकेशन देके कोर्ट के माध्यम से अपना चार्जशीट की जल्दी। ऑब्वियसली कोर्ट भी पूछेगी भाई एफआईआर कर रखी है तो आप क्यों उसको लेकर बैठे हो, आप चार्जशीट सबमिट क्यों नहीं कर रहे हो। मतलब ये हम अपना प्रोसेस, अपना अधिकार यूज़ कर सकते हैं हम लोग। सर जैसे एक ऐसी बात, एक बहुत मुझे चीज़ याद आ रही है, मान लीजिए मेरी कार है, आजकल बहुत सारे लोग कार मांग लेते हैं एक दूसरे से, और मैं ऑनर हूँ कार का, और वो मेरी कार को कोई मिसयूज़ किसी वे से, या तो एक्सीडेंट हो गया या कोई चोरी XYZ, उन लोगों ने किसी पर्पस से मेरी कार लेके वो कुछ ऐसा केस कर दिया, बाकी क्योंकि गाड़ी की डिटेल पाई गई, गाड़ी डिटेल मेरे नाम पे है, तो पुलिस अगर क्योंकि ऑनर को अरेस्ट करेगी उस कंडीशन में, जब ऑनर को अरेस्ट कर रही है उस कंडीशन में हमारे क्या राइट्स बनते हैं? आपका राइट ये है, सबसे पहले तो आपको घबराना नहीं है जी। अगर आपको कहीं से कॉल आते हैं कि जी हम फलाने पुलिस स्टेशन से बोल रहे हैं और आपकी गाड़ी यहाँ एक्सीडेंटल कंडीशन में है, तो आप वहाँ जाइए और वहाँ जाके आप दिखाइए कि जी मैंने ये गाड़ी कल अपने फलाने दोस्त को दी थी, या मेरा ड्राइवर चला रहा था, ये भी मेरे ड्राइवर की रिसिप्ट जिसको मैं तनख्वाह दे रहा हूँ, कैश रिसिप्ट है या ऑनलाइन ट्रांसफ़र है, आप ये रही मेरी कॉल डिटेल्स, ठीक है, आप मेरी कॉल डिटेल निकलवाइए, और जो क्राइम करा उसने किया है आप मुझे इन्वॉल्व ना कीजिए इसमें। यस, आई एम द ऑनर, आपको आरसी पे मेरा रिकॉर्ड मिला, वो बिल्कुल ठीक है, परफेक्ट है, बट मैं इस व्हीकल को नहीं चला रहा था, मैं तो उस समय अपने घर पर था, अपने ऑफिस में था, जो भी कंडीशन है आप उसको एक्सप्लेन कीजिए। लोग क्या होता है अक्सर इसमें डर जाते हैं, डर के वो फ़ोन बंद कर लेते हैं, फिर पुलिस का सीधा शक उसी पर जाता है जो सच में उस गाड़ी का ऑनर होता है। तो फिर पुलिस जाती है, उनकी भी गलती नहीं होती उस मोमेंट पे, वो भी थोड़ा एग्रेसिव होते हैं कि भी हमने आपको कॉल किया, आप इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए नहीं आए, आपने फ़ोन ही बंद कर लिया। तो पुलिस को भी देखना होता है, कहीं ना कहीं शक जो होता है वो उस मालिक पे भी जाता है। तो बेहतर ये कि आप घबराएं ना, आप जाके उनको प्रेजेंटेशन दीजिए अपनी कि मैंने किसी एडवोकेट को साथ लेके जाएं या विदाउट किसी? नहीं, एडवोकेट को लेकर जाना आपका बिल्कुल राइट है, बट आप उस मोमेंट पे पर्सनली जा सकते हैं, डिपेंड करता है कि ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस क्या है। ठीक है सर, जैसे आजकल हमने बहुत सारे केस देखे हैं, पुलिस कभी कभी अपने पावर का मिसयूज़ करती है, विदाउट FIR किसी पर्सन को अरेस्ट भी कर लेती है, तो ये कितना लीगल राइट से क्या पुलिस किसी पर्सन को विदाउट FIR अरेस्ट कर लेती है? नहीं, विदाउट FIR तो कभी नहीं करती, वो तो इट अमाउंट्स टू इलीगल डिटेंशन, तो लोग को कॉम्पनसेशन भी मिलता है, और अगर ऐसे किसी को अरेस्ट कर लेते हैं तो रिट लगती है हेबियस कॉर्पस की, ऑनरेबल हाई कोर्ट में किसी भी स्टेट में हो, तो वहीं वो एप्लीकेशन लगेगी कि जी ऐसे ऐसे हमारे घर वाले हैं, उनको पुलिस ने गलत तरीके से उठा लिया, उनको प्रोड्यूस करे, तो पुलिस को लेकर आना पड़ेगा, उनकी नौकरी पर भी बन सकती है, इतना ईजी नहीं है किसी को उठाना जी, क्योंकि कोई गुंडागर्दी तो है नहीं। सबसे पहले तो FIR पुलिस के पास होनी चाहिए, उसके बिना वो किसी को नहीं उठा सकते। अगर उठा लेते हैं तो आजकल हर पुलिस स्टेशन में CCTV कैमरे लगे हुए हैं, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि वो सारे कैमरे चालू हालात में होने चाहिए 24 घंटे में। तो आप जाइए, आप कैमरे की प्रिजर्वेशन लगाइए और आप कहिए जी हमारे आदमी को उठा रखा है, ये रहा, और आप ये दिखा दीजिए जैसे आपने 3 बजे उठाया था दोपहर को, तो आप 3 बजे से पहले की FIR दिखा दीजिए। अगर पुलिस के पास नहीं है तो फंसेंगे। मेरे केस में है, खुद डिसिप्लिनरी इंक्वायरी पेंडिंग है पुलिस वालों के अगेंस्ट। जी, उन्होंने मेरे क्लाइंट को पहले ही उठा लिया था और FIR उन्होंने बाद में करी थी। हमने CCTV की फुटेज, थाने की CCTV फुटेज प्रिजर्व करवा ली और वो हमने कोर्ट में मंगवाया था। जी, ऐसे सर क्या होता है, कभी कभी हमने कुछ केस देखे हैं, मेरे एक नोन में एक पर्सन के साथ उनका FIR में डायरेक्टली नाम नहीं था, बाद में किसी इन्वेस्टिगेशंस किसी केस में चल रही थी, बाद में पुलिस उनके घर आती है और उनसे कुछ पूछताछ करती है, अदर स्टेट से वो पुलिस आई उनके घर पे और उनसे कुछ पूछताछ करी, बाद में उनसे कुछ साइन कराया विदाउट, उन्होंने कहा यहाँ साइन कर दो और उन्होंने वो साइन कर दी और पुलिस उनको, उनकी फैमिली को ये बोल के गई कि हम थोड़े टाइम बाद उनको रिलीज़ कर देंगे, बट वो पुलिस उनको दिल्ली कोर्ट ले गई विदाउट इनके फैमिली को इन्फॉर्म किए हुए। वो फैमिली उनको फ़ोन करती रही, फ़ोन भी नहीं उठाना बंद कर दिया उन लोगों ने,
और वो यहाँ पे क्या बोलते हैं ट्रांजिट रिमांड करके फिर वो यहाँ से हाँ वो ले गए यहाँ से उन पर्सन को, फिर वहाँ पे प्रोसेस किया, एक अदर स्टेट का मैटर था, फिर वहाँ पे उनको पुलिस कस्टडी ले ली उनकी, ऐसे उनके साथ 14 दिन की पुलिस कस्टडी में उनको रखा, बाद में खैर उनको बेल मिल गई। तो उस कंडीशन पे अगर किसी पर्सन को उन्हें पता, उस बंदे को पता ही नहीं कि मेरे साथ हो क्या रहा है, उस कंडीशन में क्या करना चाहिए एक पर्सन को, किस तरीके की अपने राइट्स का यूज करना चाहिए, अगर ऐसा उसको पता ही नहीं कि उस पर भी कोई केस लगा हुआ है, उस कंडीशन में हर एक आदमी को क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो पुलिस के पास राइट है, अगर एफआईआर में किसी का नाम नहीं है तो सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट होती है, उसमें विक्टिम किसी का नाम ले सकते हैं अगर उनके साथ जेन्युइन ऑफेंस हुआ है तो पुलिस के उसमें हाथ खुल जाते हैं, वो जाके फिर उस बंदे को अरेस्ट कर सकते हैं। दूसरी स्टेट में जाने से पहले पुलिस को अपने थाने में डीडी एंट्री करनी पड़ती है। जिस स्टेट में जाएंगे वहाँ के कंसर्न मजिस्ट्रेट को इन्फॉर्म करना पड़ता है, वहाँ के पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म करना पड़ता है कि हम आपके जुरिस्डिक्शन में आए हैं और फलाने केस में फलाने आदमी को अरेस्ट करना है। ठीक है। नंबर 2, जहाँ तक की होगी कि घर गए और उनसे कुछ पेपर साइन करा लिए, तो सबसे पहले तो ये ध्यान रखना होता है कि भाई पेपर कोई भी आपको ब्लैंक पेज साइन नहीं कराना है, क्योंकि पुलिस जब आती है तो ऐसा हवा बन जाता है कि आदमी खाली पेज पे, वो हमने देखा है हर केस में, मोस्टली केसेस में खाली पेज पे साइन करा लेते हैं और फिर डिस्क्लोजर स्टेटमेंट अपनी मन मुताबिक वो लिख देते हैं जी। तो उसके बाद जब अगर पुलिस ले जाती है और प्रॉपर एंट्री वगैरह कर आती है तो फिर विक्टिम के घर वालों, यानी जो एक्यूज्ड है, अब वो कहीं ना कहीं आपकी नज़रों में विक्टिम है, तो उनके पास एक ही अधिकार है कि वो पुलिस कस्टडी में तो उसकी बेल लगाए, और उसमें फिर बेल लगाने से पहले वो ये देखे जब पुलिस ने उनको अरेस्ट किया है और उसकी रिमांड के लिए जो एप्लीकेशन लगाई उसमें देखे कि उसका खिलाफ क्या एलिगेशंस है। ठीक है। कि जिसने हथियार यूज करा था ये लूटपाट में था, या फिर इसने सिर्फ कंस्पेरेसी करी थी, या इसने कोई हथियार प्रोवाइड कराया था, या फिर इसने फ़ोन के थ्रू इन्फॉर्मेशन दी थी कि भी वो लोग वहाँ से वहाँ जा रहे हैं, आप उनको रास्ते में रोक सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। तो डिपेंड करता है, ये सब फिर आपको रिमांड के थ्रू पता चलेगी कि रिमांड की एप्लीकेशन में क्या है, या फिर आप खुद एक एप्लीकेशन लगा सकते हो, सीकिंग द स्टेटस रिपोर्ट इन रिगार्ड टू द रोल ऑफ माई क्लाइंट। तो रिपोर्ट लगा के उसके बाद एप्लीकेशन आ जाएगी जी आपके क्लाइंट का ये रोल है, उसके मुताबिक फिर आप बिल लगा सकते हैं। बिल्कुल सर, जैसे आजकल साइबर का बहुत ज़्यादा हमारे देश में बहुत क्राइम बहुत हद तक बहुत काफ़ी हो रहा है। इस साइबर क्राइम में हमने देखा है ऐसे ऐसे लोग फंस रहे हैं जिन्होंने क्राइम ही नहीं किया, उनके नाम पर सिम निकाल रखी है, उनके नाम पे बैंक अकाउंट यूज़ हो रहा है, उनके नाम पे वेबसाइट्स के डोमेन जो बाई हो जाते हैं वो हो रखे हैं, और उनके नाम से फिर स्कैम हो जाता है मार्केट में। अब पुलिस जब इन्वेस्टिगेशंस करती है तो पता चलता है ये सिम उनके नाम पे थी, ये वेबसाइट का जो डोमेन है इस पर्सन ने परचेज किया हुआ है, क्राइम कोई और कर रहा है, अक्यूज कोई और बन चुका है। पुलिस उनको अरेस्ट कर लेती है क्योंकि हम ऑलरेडी आईटी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, तो हमने ऐसे ऐसे केस देखे हैं कि कुछ लोगों के साथ ऐसा हो चुका है कि डोमेन किसी ने परचेज कर लिया, किसी क्लाइंट का डोमेन ने कहीं किसी स्टेट में जाके कोई स्कैम कर दिया, कोई क्राइम कर दिया, पुलिस ने कॉल डिटेल्स निकाली क्राइम करने वाले के साथ, और पुलिस को डिटेल्स कुछ कॉल डिटेल्स मिल जाती है, इस बंदे ने इसके साथ बात की है, बाद में पता चलता है कि उस बंदे से बात उसके नाम पर डोमेन भी परचेज हो रखा है, तो पुलिस को अक्यूज ही समझती है कि भाई ये भी के अंदर इन्वॉल्व है, लेकिन वो एग्जैक्टली वो तो उनके लिए सर्विसेज दे रहा होता है, बाद में पुलिस उसको अरेस्ट कर ले जाती है। उस कंडीशन में एक आदमी को क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो जहाँ तक अगर हम साइबर क्राइम की बात करें, हमारे समाज में नहीं बल्कि इस पूरे संसार में कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जो इस क्राइम से अछूता रहा हो, चाहे वो रिक्शा वाला हो, चाहे वो मंत्री जी हो, चाहे वो किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पर हो, चाहे वो खुद वकील साहब हो, और चाहे खुद वो पुलिस वाला हो, ये सबके साथ हो चुके हैं। तो इसके लिए सबसे पहला तो हमारे यहाँ जो साइबर की टीम है वो थोड़ी सी एक्टिव होनी चाहिए, और कुछ और लोगों को हायर करना चाहिए उसमें एक्स्ट्रा सर्विसेज के लिए, एक्सपर्ट्स हों, क्योंकि हमारे जो पुलिस वाले हैं वो तो नॉर्मल किसी ने ग्रेजुएशन कर रखी है, वो इतनी ज़्यादा नॉलेज भी नहीं होती उनको उस चीज़ के रिगार्डिंग नॉलेज नहीं है। और जो क्राइम कर रहे हैं वो आते हैं इधर उधर से बाहर, कोई दूसरी कंट्री से सीख रहा है, कोई यूट्यूब से, वो डेली उस चीज़ के साथ अपडेट रहते हैं उस टेक्नोलॉजी के साथ। तो सबसे पहले तो हमें ये करना होगा कि हम इस चीज़ में एक नई फोर्स या एक्स्ट्रा लोगों की सर्विसेज ले जो इस चीज़ में एक्सपर्ट हो। नंबर 2 सर, अब कोई भी विक्टिम बनता है, अब साइबर क्राइम में प्रॉब्लम क्या होती है, पुलिस वाले सबसे पहले किसी का डोमेन यूज़ हुआ है, किसी के अकाउंट, बैंक अकाउंट या मोबाइल नंबर यूज़ हुआ है, पुलिस सबसे पहली गलती ये करती है कि वो विक्टिम्स के ही अकाउंट को सीज कर देती है, फ्रीज कर देती है।
विक्टिम भागा भागा कोर्ट जाता है, वो कहता है जी मैंने तो कुछ किया ही जी। नहीं, तो पुलिस वाले कहते हैं जी इनके अकाउंट में 10,000 रुपये आए हुए हैं, जी। इसलिए हमने फ्रीज कर दिया। विक्टिम बताता है सर मैंने तो बाइक बेची थी फलाने आदमी को, उसने मुझे ट्रांसफर करे हैं। वो कहते हैं हाँ वही तो एक्यूज है। बोला वो एक्यूज है तो फिर आप उसको अरेस्ट कीजिए ना, जी। आपने मेरा अकाउंट क्यों फ्रीज कर दिया? वो कहते हैं नहीं उसका भी कर दिया और साथ में आप सस्पेक्ट हो आपका भी कर दिया। जी। अब फिर इसके अकाउंट को डीफ्रीज कराने के लिए बड़ी लंबी प्रक्रिया है। जी। ठीक है। नंबर 2, कई बार पुलिस ये भी सस्पेक्ट कर लेती शायद ये भी एक्यूज है, राइट। तो कहीं ना कहीं एज ए सस्पिशन वो चार्जशीट में उसका भी नाम डाल देती है। किसी का पूरा करियर खराब हो जाता है उसमें। जो भी साइबर में या जो नए नए बच्चे होते हैं जो पढ़ रहे हैं, ऐसा खरीद फरोख्त कर रहे हैं, डोमेन खरीद रहे हैं, तो अगर किसी के नाम से कोई गलत डोमेन यूज हो गया और उसी लड़के को कोई गूगल से जॉब मिल रही है या एफआईआर होगी, तो गूगल तो उनको कभी लेटर नहीं भेजेगा। सही बात है, वो किसी को फॉरेन जाने का भी मौका मिल रहा है वो जा ही नहीं पाएगा, Obviously। चैलेंजेस आ गए। तो बहुत सारे चैलेंजेस आ जाते हैं उसमें। तो उसमें यही है कि फिर से एक ही प्रक्रिया रहेगी कि आपको जुडिशरी पे फेथ बनाए रखना है, आपको वहाँ जाकर अपनी एप्लीकेशन देनी है, डी फ्रीजिंग की एप्लीकेशन लगानी है, और आपको डिटेल में ये देना होगा कि भाई मैं इस डोमेन से, मैं इस ट्रांजैक्शन से, मैं इन डॉक्यूमेंट से, ये सिम वगैरह जो भी यूज़ हुई है, आई एम नॉट कनेक्टेड टू इट एनी हाउ। गॉट इट सर। तो बेसिकली हमें कोर्ट के माध्यम से पूरा प्रोसेस को यूज करना पड़ेगा, क्योंकि पुलिस को भी नहीं पता होता है एग्जैक्टली कि क्राइम हुआ कैसे है। वो भी जब चार्जशीट सबमिट करते हैं उस समय जाके वो स्क्रूटनाइज करते हैं, उस समय भी वो अपनी तरफ से तो जजमेंट दे नहीं सकते। अल्टीमेटली पुलिस भी चार्जशीट कोर्ट में सबमिट करती है और कोर्ट को ही डिसाइड करना होता है वेदर दिस पर्सन इज अ सस्पेक्ट, अ एक्यूज्ड और ही इज एन इनोसेंट विक्टिम। कोर्ट ही बेसिकली, वो तो चार्जशीट पुलिस दे देगी, फिर कोर्ट ही डिसाइड करेगा। सर जैसे एक हम जैसे बेल की और इन सब चीज़ों की बात करें, एक एंटीसिपेटरी बेल होती है और एक नॉर्मल बेल होती है, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? एंटीसिपेटरी बेल होती है, दिस इज मतलब व्हेन यू हैव एंटीसिपेशन, जब आपको अंदाजा हो कि आपको अरेस्ट किया जा सकता है। जैसे आपने अभी 2 सवाल पहले मेरे से पूछा कि कोई आदमी है और उसको ऐसा लग रहा है भाई पुलिस उसको किसी केस में फंसा सकती है, कुछ कर सकती है, या एफआईआर में नाम नहीं है, सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट में बाद में आ गया, तो जैसे ही आपको अंदाजा हो, एंटीसिपेशन हो, तो आप उसी समय अपनी बेल लगा दीजिए। ठीक है। आप दूसरी स्टेट में हैं तो वहाँ ट्रांजिट बेल लगेगी, आप ही की स्टेट में हैं, आप ही के थाने में हैं, तो आप वहाँ जाके कंसर्न कोर्ट में जाकर आप एंटीसिपेटरी बेल लगा सकते हैं कि जी मुझे ऐसा लग रहा है मेरे खिलाफ कोई झूठा केस हुआ है, अनजान पुलिस वाले मेरे घर पर आए थे, मेरे बारे में पूछताछ कर रहे थे और कह रहे थे आप किसी फलाने ए आदमी को जानते हो। मैंने कहा भाई मैं उनको नहीं जानता, बट हाँ ए जो आदमी है उसके खिलाफ 1-2 केस है, शायद पुलिस मुझे इस केस में झूठा ना फंसा दे, आई एम अप्लाइंग फॉर दिस एंटीसिपेटरी बेल। और रेगुलर बेल जो आपने बताया वो होता है कि जब पुलिस किसी को कस्टडी में ले ले, कस्टडी में जाने के बाद फिर वो आदमी कहेगा जी मेरा इस आदमी से कोई लेना देना नहीं, मेरे को बेल दे दे। अब उस पर फिर डिपेंड करती है कौन से स्टेज है। कई बार फर्स्ट कस्टडी के बाद बेल हो जाती है, कई बार चार्जशीट सबमिट होने के बाद। अगर ऑफेंस हीनियस है तो फिर विक्टिम्स जो होते हैं उनकी एविडेंस होने के बाद बेल होती है। सर जैसे कोई किसी केस में कोई अक्यूज्ड है, अक्यूज होने के बाद उसकी अपने क्या लीगल राइट्स होते हैं, चाहे पुलिस कस्टडी में हो चाहे जुडिशरी कस्टडी में हो, तो उनके क्या अपने लीगल राइट्स होते हैं? सबसे पहले तो एट द टाइम ऑफ अरेस्ट अब पुलिस को जो है ग्राउंड ऑफ अरेस्ट फर्निश करने होते हैं। ग्राउंड ऑफ अरेस्ट में उनको मेंशन करना होता है कि आपको इस केस में क्यों अरेस्ट करा जा रहा है, क्या वो रीजंस हैं। कस्टडी में जाने के बाद उनके राइट होते हैं कि वो लीगल मीटिंग्स अवेल कर सकते हैं, इंटेरोगेशन के दौरान, तफ्तीश के दौरान अपने वकील साहब को बुला सकते हैं। उनको लगे भाई पुलिस कोई उनके साथ जाती करेगी, मारपीट करेगी, हालांकि दिस इज रूल ऑफ लॉ कि एमएलसी कराते हैं, बट वो भी मजिस्ट्रेट साहब को रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि जी पुलिस ने मारपीट मेरे साथ करी है, मेरी दोबारा से एमएलसी कराएगी। पुलिस कस्टडी से जब उस आदमी को जेल में भेजा जाता है तो वहाँ फिर सेपरेट एमएलसी होती है कि भाई हमारे पास अब मुलजिम है, इसके साथ पहले कोई दुर्घटना तो नहीं हुई, कोई मार पिटाई हो रही हो नहीं, तो वो कह देगा जी मेरे को जेल में मार पिटाई करी है, वो होता है। जैसे पुलिस अब किसी को 3rd डिग्री टॉर्चर नहीं कर सकती है, मारपीट करके लोग खाली पेज पे साइन करा लेते थे, झूठा फंसा देते थे इन लोगों को। पुलिस किसी को हथकड़ी नहीं पहना सकती है एक्सेप्ट सम एक्सेप्शनल केसेस, ठीक है। और फिर जेल में जाने के बाद फिर अलग प्रक्रिया शुरू हो जाती है, उनको खाने का, पीने का, राइट टू लाइफ का उनको वहाँ भी अधिकार है। उनको प्रॉपर खाना मिले, वहाँ प्रॉपर सैनिटाइजेशन हो, उनको पढ़ने के लिए अखबार हो, बुक्स हो, लाइब्रेरी हो, एवरीथिंग इज प्रोवाइडेड टू देम। मिल सकता है। आप उसके लिए भी एप्लीकेशन लगाना पड़ता है या वहाँ से? जी नहीं,
कुछ ये जो बेसिक नेसेसिटी की है पढ़ाई वगैरह वाली वो वहाँ मिल जाती है नॉर्मल। आपको कोई स्पेसिफिक, भाई मैं तो बीटेक ही करने लग रहा हूँ, मेरे खुद एक क्लाइंट है वो बीटेक कर रहे हैं, तो फिर बीटेक की उनको बुक्स या कोर्ट से एप्लीकेशन लगा के हम वहाँ पे उनको अलाउ करवा देते हैं। अलाउ कर दिया जी। सर जैसे किसी अक्यूज को पुलिस कस्टडी में मारा, बहुत सारे ऐसे केस आते हैं, आप तो लॉयर, आपके सामने बहुत केस आए होंगे, बहुत सारे अक्यूज को पुलिस कस्टडी में मारा जाता है, उस कंडीशन में क्या किया जाए? देखिए, जब मारा जाता है तो पुलिस कस्टडी जब ली जाती है तो वो 2 या 3 दिन की मैक्सिमम ली जाती है। हालांकि पुलिस वाले मांगते 7 दिन के, पर मजिस्ट्रेट साहब 2-3 दिन की देते हैं। अब 2-3 दिन के बाद जैसे ही वो वहाँ पर पेश होंगे तो वो जाएं और मजिस्ट्रेट साहब को बताएं कि सर ये मेरे शरीर पे यहाँ निशान है, पुलिस वालों ने मेरे साथ जाती करी है, मेरे को मारा पीटा है, आप मेरी आज के आज तुरंत एनएलसी कराइए। ठीक है। तो जो कंसर्न मजिस्ट्रेट होंगे तुरंत ऑर्डर करेंगे, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लेकर जाएंगे, और उनके शरीर पे कोई निशान होगा, कोई चोट होगी तो तुरंत उसको नोट डाउन किया जाएगा और उस पुलिस वाले के खिलाफ स्पेसिफिकली एक्शन लिया जाएगा, डिसिप्लिनरी एक्शन। बिल्कुल। तो ये अपने राइट्स का हम यूज़ कर सकते हैं। सर जैसे कोई अदर स्टेट की पुलिस किसी पर्सन को अरेस्ट करके ले जाए, तो उस समय, क्योंकि अदर स्टेट में हर कोई फैमिली तो मूव, उन्होंने पता ही नहीं उस स्टेट में क्या है, उनके क्या अपने राइट्स होते हैं, वो अपने राइट्स, उनकी फैमिली क्या करे सबसे पहले अगर किसी पर्सन को अदर स्टेट की पुलिस अरेस्ट कर ले गई हो? देखिए, सबसे पहले तो जो पुलिस आएगी घर पर वो वहाँ के लोकल पुलिस स्टेशन के लोगों को भी लेकर आएगी। उनके पास एफआईआर होती है। लोकल पुलिस स्टेशन में अदर स्टेट की पुलिस आएगी, वो भी इंफॉर्मेशन डालते कि हम फलाने केस में है। ठीक है। तो जिस भी एक्यूज को अरेस्ट किया जाता है उसके घर वाले एफआईआर की कॉपी लेना उनका अधिकार होता है, पुलिस को फ्री ऑफ कॉस्ट उनको प्रोवाइड करानी पड़ेगी। तो उनसे एफआईआर की कॉपी लें। एफआईआर की कॉपी लेने के बाद फिर जो उनके लोकल वकील साहब हो उनसे बात करें, या फिर जो उस स्टेट में जाकर वहाँ वकील साहब से बातचीत करें, और जो भी आगे प्रोसीजर है उसको, भाई बेल है या क्यों अरेस्ट किया है, व्हाट आर द रीजंस, ठीक है, फिर उसके अकॉर्डिंग लोग अपना आगे प्रोसीड करें। हो सकता है। सर जैसे हम हॉलीवुड्स मूवी वगैरह देखते हैं, वहाँ पे हमने देखा है कोई भी चीज़ होती है वो कहते हैं कि हम विदाउट अपने एडवोकेट या विदाउट अपने लॉयर के बिना किसी चीज़ पर साइन नहीं करेंगे, या कोई भी चीज़ हम बोलेंगे नहीं। क्या हमारे देश में भी वो राइट्स हैं? हम वो हाँ, हमारे देश में बिल्कुल वो राइट है। पुलिस आपकी मर्जी के बगैर कोई भी आपका स्टेटमेंट नहीं ले सकती जो कि खुद आपको फंसाने के लिए हो। जी। कोई ऐसा स्टेटमेंट जिससे आप खुद फंसे, जैसे डिस्क्लोजर स्टेटमेंट जो हम बोलते हैं, अक्सर पुलिस वाले लिखते हैं, तो वो आपकी मर्जी के बगैर नहीं होता, आपकी मर्जी होती है। और उस डिस्क्लोजर के बिहाफ पर जब कोई फर्दर रिकवरी होती है, ठीक है, तब जाके उस डिस्क्लोजर को वैलिड माना जाता है, अदरवाइज उस डिस्क्लोजर की कोई वैल्यू नहीं होती। नंबर 2, वकील का पूरा अधिकार होता है। वकील अपने क्लाइंट के थ्रू उनके साथ पुलिस स्टेशन जा सकते हैं, इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कराने के लिए जा सकते हैं, ठीक है। और जो भी एप्लीकेशन देनी हो उनको, ज़रूरी नहीं है कि हर बार मजिस्ट्रेट साहब के पास ही जाना हो, तो थाने में भी वो एक अपनी तरफ से एप्लीकेशन देकर, जैसे सर्दियां हैं, प्रॉपर कपड़े उनको दे दिए, चश्मा किसी को लगा हुआ है या किसी को शुगर बीपी की प्रॉब्लम है, मेडिकेशन वगैरह, तो वकील साहब का पूरा अधिकार है, वो वहाँ जा सकते हैं, इंटरोगेशन के दौरान अपने क्लाइंट से बात कर सकते हैं, और कंसर्न आईओ को भी कह सकते हैं, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को, कि आप इस तरीके से मेरे क्लाइंट को ना डराएं, ना धमकाएं, और ना उनके कहीं ब्लैंक पेज पर या इधर उधर गलत तरीके से साइन ना लें। जैसे आजकल सर ये पुलिस और एडवोकेट के बीच में जो ट्रेनिंग है वो इतनी बनती क्यों नहीं? इसकी मेन वजह क्या है? उसकी मेन वजह ये है कि हमें भी नॉलेज है लॉ की और उनको भी है। हमें अंदर तक की नॉलेज है, उनको सुपरफिशियल नॉलेज होती है। डिपेंड करता है कि किस रैंक का पुलिस अधिकारी है, किस तरीके के वो केस देखते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ, कोई कांस्टेबल वगैरह है तो मोस्टली 12th पास होते हैं, ठीक है। अब अधिकार तो उनके पास पूरे हैं, अधिकार के साथ आदमी में थोड़ी बहुत ईगो भी आ जाती है। यही होता है कि हम बार बार देखते हैं कि भाई कहीं एनकाउंटर कर दिया, कहीं भी मार पिटाई कर दी, जो आपने मेरे से वाजिब सवाल अभी पूछे, पर हमें पता होता है भाई आप जो कर रहे हो आप वो इलीगल कर रहे हो। वो कहते हैं जी इलीगल हम बाद में डिसाइड करेंगे, अभी हमें जो करना है वो करेंगे। हम उनको बताते हैं कि भाई आपको नहीं पता, ये आईटी एक्ट में ऐसे नहीं हो सकता, आप किसी के अकाउंट को ऐसे फ्रीज नहीं कर सकते जी। वो कहते हैं जी मुझे तो शक हो रहा है, मैं तो फ्रीज करूँगा। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें टाइम टू टाइम होती रहती है। अब कोई मान लीजिए सब इंस्पेक्टर है जी, उनकी नॉलेज है सिर्फ मर्डर केस में जी। अब कोई केस लग गया मकोका का जी, ठीक है, अब वो उसको कर नहीं सकते, बट इनिशियल अरेस्ट उन्होंने करी है। जब हम उनको समझाते हैं तो उनको कुछ चीज़ें समझ नहीं आती,
तो कुछ चीज़ें एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे जब वो नहीं कर पाते, हम समझाने की कोशिश करते हैं, तो उनको कहीं ना कहीं वो चीज़ फील होती है। और जब हमें पता लग गया भाई आपने मार पिटाई करी है, गलत करा है, और हम कंप्लेंट देंगे कोर्ट में, तो फिर उनकी ईगो हर्ट होती है, वो भी शाउट करते हैं। हम शाउट नहीं करते, हम लीगल वे अपनाते हैं, हम कोर्ट में एप्लीकेशन लगाते हैं। वो कहीं ना कहीं फिर उनको पता लग जाता है भाई आपके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन होने वाला है, नेगेटिव होने वाला है कुछ, तो फिर वो आनंद फानंद में कोई भी अपनी तरफ से एक्ट करते हैं। सर जैसे हर इंसान कभी कभी किसी न किसी केस में नहीं भी इन्वॉल्व होता है या फंस जाता है, तो क्या ईमेल, व्हाट्सएप चैट, सोशल मीडिया की चैट कोर्ट में वैलिड मानी जाती है? हम लगा सकते हैं इस तरीके की एविडेंस के तौर पर? जी हाँ, बिल्कुल वैलिड होती है। हम देखिए, हम एक साइंटिफिक ईरा में रह रहे हैं। दिस इज द एज ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है। आजकल हमारी सारी की सारी बातचीत व्हाट्सएप के थ्रू होती है, मेल के थ्रू होती है, इवन फेसबुक वगैरह, टेलीग्राम, बहुत सारे मैसेंजर्स हैं, सबके थ्रू होती है। ठीक है। तो सब के सब वैलिड हैं। उसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके साथ सर्टिफिकेट लगाइए कि जी ये सब जेन्युइन है, इसमें कोई अल्टरकेशन नहीं है। आप उसको कोर्ट में लगाइए, बहुत काम आती है। मेरे चीटिंग के केसेस में जगह काम आती है। जैसे शुरू में हम फॉल्स केस की बात कर रहे थे, एक लड़का लड़की थे, तो लड़की ने कह दिया भाई इसने मेरे साथ गलत काम करा है, ये वो। तो लड़के ने तुरंत अपनी सारी इंस्टाग्राम की चैट दिखा दी कि जी मैंने कभी कोई गलत काम नहीं करा, मेरी और इसकी फ्रेंडशिप थी, ये देखो जी इसने भी मेरे को फलाने शब्दों का प्रयोग कर रखा है, मैंने भी प्यार मोहब्बत के शब्दों का प्रयोग कर रखा है। और उसी चैटिंग के बिहाफ पर ही वॉज एक्यूटेड फ्रॉम द सेशंस कोर्ट द्वारका। तो ठीक। हाँ, तो ये सब वैलिड होती है। एक प्रोसीजर होता है, एक सीक्वेंस होता है प्रॉपर, उसमें उसको लगाइए, वो पूरा वैलिड होता है। नंबर 2, ये जिस डिवाइस में होती है उस डिवाइस को हमेशा सेफ रखिए। नंबर 3, इन चैटिंग्स का हर चीज़ का प्रॉपर बैकअप रखिए। ठीक है। कई बार पुलिस अगर किसी को झूठा फंसाती है तो सबसे पहले उनका फ़ोन लेती है, कहती है हमें कुछ चेक करना है, एक बार पासवर्ड बताओ। जैसे ही आप पासवर्ड बताओगे वो सबसे पहले 4 को फॉर्मेट मार देती है, ताकि आपके पास कोई एविडेंस ही ना रहे अपने आप को बचाने का। तो उसके लिए होता है अपना हर चीज़ का बैकअप रखिए आप। बैकअप हर चीज़ का हमारे पास होना चाहिए। दोस्तों, ये आज हमने लीगल राइट्स के ऊपर हमने बात करी, लीगल टॉपिक्स के ऊपर बात करी। सर ने हमारे हर आंसर का बहुत सही तरीके से और बहुत लीगल तरीके से जवाब दिया है। हमारा ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा, अपना कमेंट के माध्यम से बस ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।